हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। इन प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं रिवोल्ट ऑफ 1857 का कॉसेस क्या था। जो नॉर्मली कॉसेस क्या क्या था वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहला वीडियो में, जैसे कि पॉलिटिकल कॉसेस था, इकोनॉमिकल कॉसेस था, सोशल कॉसेस था, सेंथर रिविलियंस था। ये सब का कॉसेस का टोटल जितना भी इसका अंदर कंटेंट था वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 में मैं डिस्कस कर चुका हूं। इन सेकंड वीडियो में रिवोल्ट ऑफ 1857 का सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि इमीडिएट कॉसेस क्या क्या था। इमीडिएट कॉसेस क्या क्या था, जैसे जो गन वगैरह राइफल वगैरह था ना पैटर्न 1853, उससे रिलेटेड जितना भी जो कॉसेस इमीडिएट कॉसेस था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को का सेकंड वीडियो में रिवोल्ट ऑफ 1857 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों को इसके आगे का जो कहानी है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 का ये थर्ड पार्ट है। हाँ ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जानते हैं पहले कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। ठीक है, 10 मई 1857 को रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ। मतलब ये जो लड़ाई था, रिवोल्ट था, मुटनी था, तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था और इस खत्म हुआ था नवंबर 1858 को। ठीक है, तो ये जो खत्म हुआ तो इसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना क्या एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए। सबसे पहले तो यह था कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें से जो रूल कर रहा था उसका पूरी तरीका से खत्म हो गया। मतलब यह हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल ना करेगा, अब डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ब्रिटिश कर का। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसमें का क्वीन, उनका कंट्रोल आ गया डायरेक्ट इंडिया पे। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगा इंडिया पे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो चुका था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद अब ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करता था। तो सबसे पहले एक बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सबसे पहले बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर इंडियंस। ठीक है, ये लागू हुआ भारत में 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, तो सबसे पहले चेंजेस क्या हुआ, सबसे बड़ा चेंजेस तो ये हुआ कि एक पोस्ट बनाया गया, एक पोस्ट बनाया गया, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट बनाया गया मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये जो पोस्ट बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो पहला अपॉइंटमेंट हुआ था लॉर्ड स्टैनली एज अपॉइंटेड एज फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था इसमें 15 मेंबर काउंसिल में थे, 15 मेंबर को 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया। इसमें 8 मेंबर क्राउन, मतलब जो वहाँ का जो क्वीन थी, वहाँ का जो क्या बोलता है, वहाँ जो रूल करती थी या करते थे वहाँ, उसमें ऐसे तो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, वो अपॉइंट करती, मतलब नॉमिनेट करती 8 मेंबर फ्रॉम दिस 15 मेंबर। ठीक है, 8 मेंबर यहाँ पे नॉमिनेटेड होंगे और 7 मेंबर यहाँ पे इलेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे। डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल हो गया था। ठीक है, जैसा आपको मैं बता चुका हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म हो चुका था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया था भारत पे। ड्यूल सिस्टम भी खत्म हो चुका था, ड्यूल सिस्टम अबलिश्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिस्टम सब खत्म हो चुका था। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वायसरॉय बना दिया गया था। मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो एक पोस्ट होता था वो पोस्ट खत्म कर करके अब वायसरॉय ऑफ इंडिया नाम का एक पोस्ट बना दिया गया था। ये जो वायसरॉय ऑफ इंडिया, सबसे पहला वायसरॉय ऑफ इंडिया बना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। इसका जो पावर था वो लिमिटेड पावर कर दिया गया और ये जो काम भी करेगा वो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर काम करेगा। ठीक है, पहला अगर क्वेश्चन में आएगा कि फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, तो फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और ये जो काम भी करेगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर काम करेगा और इसका पावर को लिमिटेड कर दिया गया था। ठीक है, सिचुएशन ऐसा हो गया था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटेन से ही पॉलिसी बनता था, मतलब रूल्स रेगुलेशन रेगुलेट करता था, ब्रिटेन से ही सब कुछ चलने लगा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में वायसरॉय थे, वायसरॉय था। यह फ्लोचार्ट आप लोग देख रहे होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर वायसरॉय आता है। ठीक है, उसके बाद वायसरॉय के अंदर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मतलब होता है लॉ बनाना, एंड एग्जीक्यूटिव मतलब
लॉ को लगाना मतलब लागू करना, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव जो लॉ को बनाना होता है, इसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर दिया गया, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बोला गया था। ऐसा एडवाइजरी पावर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था मेंबर एंड डिपार्टमेंट को, जैसा कि डिपार्टमेंट बनाया गया, मेंबर जो पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें डिपार्टमेंट बना दिया गया कि काम इजी होगा। एक डिपार्टमेंट बना दिया गया लॉ का, एक डिपार्टमेंट रेवेन्यू का, एक एजुकेशन का, इंडस्ट्रियल, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद ये हुआ कि फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन, पहले ऐसा होता था कि एक ही जगह से सभी जगह का फाइनेंस को रेगुलेट किया जाता था, ठीक है, बिफोर 1857, बट फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया आफ्टर 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद फाइनेंस को डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। इससे ये हुआ कि 1870 में मायो नाम का एक व्यक्ति था, वो मायो पैकेज नाम से 1 करोड़ रुपया हर एक प्रोविंसेस को दे दिया गया था कि जिससे कि आप अपना पूरा खर्चा उठा सकते हैं। इससे कोई हिसाब नहीं लेता था, पूरा खर्च करने के लिए 1 करोड़ रुपये देता था। ये 1877 में और इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल बॉडीज। इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल बॉडीज हुआ फर्स्ट 1864 में ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स, फिर लेटर रिपोन को अपॉइंट किया गया ब्रिटिश ऑफिसर्स के रूप में, फिर उसके बाद इंडियंस को ही अपॉइंट कर दिया गया। अच्छा देखिए क्या होगा ना कि अगर ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को आप अपॉइंट करेंगे फॉर द लोकल बॉडीज को, मतलब बढ़ाने के लिए, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स को पता नहीं है ना कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, बट इंडियंस को इजी होता है जानने के लिए भी, और वहां से लोगों में काम करने के लिए भी। अगर कुछ वहां से कुछ और टैक्स लेना है तो इजी होगा, इंडियंस लोग अच्छा से वहां से टैक्स और भी ले सकते हैं। बट अगर ब्रिटिशर्स लोग अगर कुछ और टैक्स ऊपर से और मांगेगा, कि पहले से तो ऑलरेडी टैक्स ले रहा है ब्रिटिशर्स लोग, और अगर टैक्स मांगता है ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स फिर से आकर के, तो लगेगा इंडियंस को कि नहीं फिर से मेरे को और टैक्स जबरदस्ती खींच रहा है। तो इसलिए इन लोगों ने दिमाग लगाया कि इंडियंस को अपॉइंट करते हैं, वो इजिली काम भी करेगा और इजिली कुछ अगर पैसा वहां से चाहिए तो एज ए टैक्स के रूप में वहां से फार्मर से ले भी सकता है, ठीक है। इजी वर्क एंड हैप्पी, ओके। एडिशनल चेंजेस, क्या चेंजेस हुए रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, और क्या चेंजेस हुए। पहला फिर चेंजेस हुआ कि आर्मी में इंडियन आर्मी को मतलब कंट्रोल किया, मतलब और गिराया कि नहीं अब इंडियन आर्मी को अपॉइंटमेंट थोड़ा कम होगा। नो रिक्रूटमेंट फ्रॉम अवध से कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा अब। न्यू रिक्रूटमेंट फ्रॉम पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ना, जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो इसमें ये सब लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किए थे। तो यहाँ से बोला कि सोचा ये लोग ब्रिटिशर्स लोग ने कि यहाँ से सपोर्ट मिला था, मतलब यहाँ के लोग अच्छे हैं, उनके लिए ब्रिटिशर्स के लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से। और गुड फारफेस इंडियंस को नहीं देता था न्यू गन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नया गन आता था वो इंडियंस को नहीं देता था, क्योंकि क्या पता इसका दिमाग खराब हो जाएगा तो क्या कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद डिवाइड एंड रूल, मतलब हिंदू एंड मुस्लिम का अलग अलग यूनिट बना दिया गया था इन आर्मी में, ठीक है, कि जिससे किया होगा कि दोनों साथ में नहीं रहेंगे, तो दोनों के बीच में डिवाइडेड रूल पॉलिसी इन लोग दिमाग में बना के रखा था, मतलब दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा रहा था, ठीक है। दोनों को अलग अलग सेपरेट यूनिट बना दिया गया था। फिर एनेक्सेशन स्टॉप्ड, जैसे कि अवध को सबसे पहले एनेक्स कर दिया गया था ना, तो इस तरह से एनेक्सेशन को स्टॉप कर दिया गया क्योंकि यहाँ का किंग ही थे जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में साथ दिया था ब्रिटिशर्स को। अगर किंग लोग नहीं साथ देता, वहाँ का रूलर लोग साथ नहीं देता, तो उसमें भागना पड़ जाता ब्रिटिशर्स को, इसलिए एनेक्सेशन स्टॉप कर दिया गया। और हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच में फालतू का मिसकंसेप्शन क्रिएट करने चाहता था ब्रिटिशर्स लोग, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक लूट बिगिन, वहाँ से सोच लिया था कि इन लोग से अगर डायरेक्टली वसूलना चाहेंगे, ब्रिटिशर लोग सोचा कि यहाँ से अगर डायरेक्टली वसूलना चाहेंगे तो वसूलाएगा नहीं, क्योंकि लोग हर चीज जान चुका है। तो सिस्टमेटिक तरीका से लूटना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स लोग ने इंडियंस से, ठीक है। तो आज हम लोग ने डिस्कस कर लिया रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 आई थिंक और पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, आज हम लोग ने पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट कर लिया। इसका 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप नहीं देखे तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, वहां से मेरा ईयरली 2 वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।